Hello everyone, welcome back to my channel Study with Aarti and today our topic is हिंदी पेडागोजी। आज हमारी हिंदी पेडागोजी की क्लास 4th है और इससे पहले मैं 3 क्लास अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आपने वो नहीं देखी है तो उनको ज़रूर देखें और उन वीडियो की जो लिंक है मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, तो आप वहाँ से जाकर चेक कर सकते हैं। तो चलिए अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है यानी पार्ट 5 है और टॉपिक का नाम है मूल्यांकन एवं उपचारात्मक शिक्षण। तो सबसे पहले बात करेंगे हम मूल्यांकन की कि मूल्यांकन क्या होता है। तो मूल्यांकन वह प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा अधिगम की उपलब्धि का पता लगाया जाता है। और जिस मतलब कि जैसे कि हमने बच्चों को कितना पढ़ाया है, कितना हमने उन्हें सिखाया, तो उसका हम पता लगाने के लिए मूल्यांकन का प्रयोग करते हैं। मूल्यांकन वही प्रक्रिया होती है। अब मूल्यांकन के उद्देश्य, जो मूल्यांकन है उसके क्या क्या उद्देश्य होते हैं। छात्रों की उपलब्धि का पता लगाना कि छात्रों ने क्या उपलब्ध किया है, हमने जो उन्हें ज्ञान दिया है उसमें से उन्होंने क्या लिया है, तो उसकी जो उपलब्धि का हम पता लगा सकते हैं वो मूल्यांकन से लगा सकते हैं। तो मूल्यांकन का ये एक उद्देश्य भी हो सकता है कि हम छात्रों की उपलब्धि का पता लगाएं। छात्रों के विकास को निरंतर गति देना, जो छात्रों का विकास है वो लगातार होता रहे, तो उसके लिए भी मूल्यांकन जरूरी है। क्योंकि अगर हम मूल्यांकन करते हैं, मूल्यांकन का एक बेसिकली अर्थ है, सिंपल सा अर्थ है टेस्ट। हम टेस्ट के द्वारा बच्चों के विकास का पता लगा सकते हैं और उनके विकास की जो गति है उसको निरंतर कर सकते हैं। छात्रों के योग्यता, कुशलता और रुचियों आदि का पता लगाना, यानी मूल्यांकन के द्वारा हम छात्रों की योग्यताएं, कुशलताएं और उनकी रुचियों का भी पता लगा सकते हैं। अगर हमने बच्चे का टेस्ट लिया और हमने टेस्ट में देखा कि बच्चे के तो ज़्यादा मार्क्स साइंस में, तो इसका मतलब है कि उसकी रुचि साइंस सब्जेक्ट में ज़्यादा है। तो इस तरीके से हम बच्चों की रुचियों का भी पता लगा सकते हैं। अब बात करते हैं छात्रों की कठिनाइयां, विफलताओं व असफलताओं का पता लगाना। अगर हम टेस्ट लेंगे तो उसमें अगर बच्चे के किसी सब्जेक्ट में कम मार्क्स आते हैं या फिर वो किसी टॉपिक को गलत लिखता है, तो हमें पता चल जाएगा। यस, छात्रों की कठिनाई, विफलताओं व असफलताओं का पता लगाना। अगर हमने बच्चों का टेस्ट लिया और उसमें उन्होंने किसी सब्जेक्ट में कम मार्क्स आए या फिर उन्होंने कहीं गलती की है, तो हम उसका पता लगा सकते हैं। हम ये पता लगाएंगे कि बच्चों को इस टॉपिक को समझने में कठिनाई हो रही है, कि बार बार वो इस टॉपिक को लेकर गलतियाँ क्यों कर रहा है। तो हम इन सब चीज़ों का पता भी हम मूल्यांकन से लगा सकते हैं। अध्ययन अध्यापन को प्रभावशाली बनाना, इससे जो अध्ययन और अध्यापन है दोनों प्रभावशाली बनते हैं। अब बात करते हैं सतत एक व्यापक मूल्यांकन, यानी कंटिन्यू और व्यापक मूल्यांकन। व्यापक होता है बोर्ड, यानी बड़ा, ब्रॉड कहते हैं जिसे। शिक्षार्थी का सतत मूल्यांकन 3 प्रकार का होता है, यानी 3 तरीके से हम बच्चों का मूल्यांकन कर सकते हैं। 3 तरीके से हम उन्हें जांच सकते हैं, 3 प्रकार से हम उनका टेस्ट ले सकते हैं। फर्स्ट आपका निदानात्मक मूल्यांकन, जिसको हम डायग्नोस्टिक कहते हैं। डायग्नोस्टिक का मतलब है, यहाँ पे मैंने एग्जांपल डॉक्टर लिया है। एग्जांपल डॉक्टर क्यों लिया है, जैसे हम डॉक्टर के पास जाते हैं, तो फिर वो पहले हमारी बीमारी देखता है, हमें तब वो दवाई देता है, फिर तब वो हमारा इलाज करता है। तो इसी तरीके से हमें पहले बच्चों को जांचना होता है, परखना होता है कि वो किस सब्जेक्ट में क्या गलती कर रहा है, फिर कौन से टॉपिक को लेकर गलती कर रहा है, तब हमें उसे समझाना होता है। अब बात करते हैं रचनात्मक मूल्यांकन की, जिसको फॉर्मेटिव असेसमेंट बोलते हैं, फीडबैक। तो अब बात करते हैं हम संकलनात्मक मूल्यांकन की, जिसको हम एट द एंड बोलते हैं, यानी एस से बोलते हैं, जो कि साल के अंत में लिया जाता है या फिर 6 महीने में लिया जाता है। तो अब बात करते हैं व्यापक मूल्यांकन की। व्यापक मूल्यांकन जैसे कि जो बड़ा होता है, ब्रॉड होता है, अभी हमने बात की थी, जिसमें आपके 2 पक्ष होते हैं, शैक्षिक और सह शैक्षिक। शैक्षिक पक्ष वो होते हैं जिसमें हम पेन पेपर टेस्ट लेते हैं, और सह शैक्षिक पक्ष होते हैं जो पेन पेपर टेस्ट से अलग होता है। क्योंकि हम पेन पेपर टेस्ट के बेसिस पे हम नहीं बता सकते कि बच्चा कैसा है, हमें उसकी अदर एक्टिविटी भी देखनी होती है कि अदर क्या पता वो पढ़ाई में अच्छा ना हो, का खेल कूद में अच्छा हो। तो पेन पेपर टेस्ट से ना हम बच्चों को डिसाइड नहीं कर सकते कि बच्चा कहाँ तक जाएगा। अब बात करते हैं मूल्यांकन और मापन दोनों के अंतर की, दोनों में क्या डिफरेंस है। मूल्यांकन का क्षेत्र व्यापक होता है, जो मूल्यांकन है उसका क्षेत्र बड़ा होगा, क्योंकि अभी हमने 30 नहीं 3 प्रकार पढ़े हैं, पहले 30 तो बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। मापन किसी एक गुण चर का होता है, यानी या तो एक गुण होता है या फिर एक चर होता है। मूल्यांकन मापन के बाद होता है, पहले हम मूल्यांकन करते हैं, बाद में हम मापन करते हैं। यह मूल्यांकन से पहले होता है, यानी जो मापन है उसको हम मूल्यांकन से पहले करते हैं। मूल्यांकन के बाद भविष्यवाणी संभव है। अगर हमने मूल्यांकन कर लिया तो हम भविष्यवाणी कर सकते हैं। अगर हमने बच्चे का टेस्ट ले लिया तो उसके बेसिस पर हम बता सकते हैं कि बच्चा क्या पढ़ रहा है, कितना आगे तक जाएगा, या फिर ठीक है भविष्यवाणी हम कर सकते हैं।
मापन के बाद भविष्यवाणी करना संभव नहीं है, पर मापन के बाद हम भविष्यवाणी नहीं कर सकते। मापन स्थिति आधारित होता है, नहीं मापन को हम स्थिति के आधार पे होता है, यह अंक आधारित होता है, यानी नंबर है, ठीक है, कितने नंबर आए, ठीक है, अंक के आधार पर हम बच्चों का मापन कर लेते हैं। मूल्यांकन से घटना या तथ्य का मूल्य ज्ञात किया जाता है और मापन से घटना या तथ्य के विभिन्न परिणामों के लिए प्रतीक निश्चित किए जाते हैं। अब बात करते हैं सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का महत्व, कि जो सतत और व्यापक मूल्यांकन है उसका महत्व क्या है। तो शैक्षिक एवं गैर शैक्षिक दोनों पक्षों का मूल्यांकन होता है, यानी हम पेन पेपर टेस्ट का भी मूल्यांकन करते हैं और बच्चा जो अदर एक्टिविटीज़ हैं, यानी पेन पेपर टेस्ट से अलग जो एक्टिविटी है उस पक्ष का भी हम मूल्यांकन करते हैं। अब बात करते हैं शिक्षार्थियों की कमजोरी को पहचान कर उसका निदान बताया जाता है। हम मूल्यांकन से बच्चे की कमजोरियों को पता लगा सकते हैं और उसके बाद हम उसका निदान यानी उसको बता सकते हैं कि आप इस चीज़ में कमज़ोर हो तो आपको ये स्ट्रॉन्ग करना है, या फिर आपने ये गलती की है तो उसको आपको सुधारना है। उपलब्धि स्तर को निरंतर बनाए रखना व ऊंचा उठाने के लिए प्रेरित करता है। जो उपलब्धि स्तर है उसको हम निरंतर बनाए रखें और बच्चों को जो ऊंचा उठाने के लिए भी जो आपका मूल्यांकन है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। शिक्षार्थी के सर्वगामी विकास पर बल देता, नहीं बच्चे का हर तरीके से विकास हो, ये नहीं कि वह एक ही पक्ष में विकास हो। हम चाहते हैं कि बच्चे का सर्वोन्नत विकास हो और हमें उस पर बल देना चाहिए। अब बात करते हैं उपचारात्मक शिक्षण यानी रेमेडियल टीचिंग की विधि का प्रयोग कर शिक्षार्थी की समस्याओं का समाधान किया जाना चाहिए। यानी रेमेडियल टीचिंग क्या होती है, हम दो टाइप की टीचिंग पढ़ेंगे, जिसको एक तो कहते हैं निदानात्मक परीक्षण और एक को कहते हैं उपचारात्मक परीक्षण। इसे देख लो पहले हीरा, निदानात्मक परीक्षण जिसको डायग्नोस्टिक कहते हैं और उपचारात्मक परीक्षण को रेमेडियल टीचिंग कहते हैं। जो डायग्नोस्टिक है वो पहले की जाती है और रेमेडियल टीचिंग डायग्नोस्टिक के बाद की जाती है। तो निदानात्मक परीक्षण में क्या होता है कि 50-60 बच्चों की क्लास है और सभी को एक टॉपिक पढ़ा दिया, और फिर अब 50-60 बच्चों में से हमें नहीं पता वो कितनों को समझ में आया। हमारा काम था कि एक क्लास में एक टॉपिक को कराना और हमने पूरी क्लास में वो टॉपिक करा दिया। अब उसके बाद जिन बच्चों को समझ में नहीं आता, मान लो 60 बच्चे हैं उसमें से 10 बच्चों को समझ में नहीं आया, तो हम उसे अलग से सिखाएंगे, अलग से पढ़ाएंगे, तो उसको रेमेडियल टीचिंग कहते हैं। तो ये डायग्नोस्टिक जो निदानात्मक परीक्षण होता है उसके बाद होती है। तो उपचारात्मक शिक्षण एंड रेमेडियल टीचिंग से भी हम बच्चों की समस्या का समाधान कर सकते हैं। जो बच्चा 60 बच्चों में नहीं पूछता, क्या पता वो बच्चा 10 बच्चों में पूछ ले, तो उससे उनकी जो प्रॉब्लम है उनको हम सॉल्व कर सकते हैं। अब बात करते हैं सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की तकनीक। क्या क्या तकनीकें होती है, तो साक्षरता ने इंटरव्यू, टेस्ट, होमवर्क, फाइल बना लेंगे। यानी फाइल कैसे बनाएंगे कि हम बच्चों की ना अलग अलग पक्ष में उसकी योग्यता देखेंगे, उसको ऑब्जर्व करेंगे और तब हम एक फाइल बना लेंगे, जैसे रिपोर्ट कार्ड होता है। रिपोर्ट कार्ड में क्या होता है, बच्चे का वेट भी होती है, एज, यानी सब होता है कि वो ड्रेस में आया है, कितना आज्ञाकारी है, कितना कुछ, यानी एक फाइल की तरह होता है। ऑब्जर्वेशन, बच्चों को ऑब्जर्व करके टेस्ट के द्वारा, परीक्षण के द्वारा भी हम बच्चों का पता लगा सकते हैं कि बच्चे ने कितनी स्टडी की है, कौन सा टॉपिक उसे अच्छे से क्लियर हुआ है, कौन सा अभी नहीं हुआ, क्या हमें आगे पढ़ाना है। इसीलिए तो टेस्ट लिए जाते हैं, ताकि हमें बच्चों की समझ का पता चले, बच्चों की ये पता चले कि उसे कितना आता है, कितना नहीं आता, कौन सा टॉपिक उसे समझ में आया है, क्या नहीं आया है। अब बात करते हैं प्रश्नों के प्रकार, टाइप ऑफ क्वेश्चन। तो आपको क्वेश्चंस के टाइप सभी को पता होंगे कि कितने टाइप के क्वेश्चन होते हैं। तो एक आपका ऑब्जेक्टिव टाइप होता है जिसमें यस नो होते हैं, एक आपके एमसीक्यू होते हैं कि 4 ऑप्शन है उसमें से आपको बताना है कौन सा सही है, एक आपका शॉर्ट क्वेश्चन आंसर होते हैं और आपके लॉन्ग क्वेश्चन आंसर होते हैं जो अपने 16-17 मार्क्स के होते हैं, एकदम निबंध टाइप जिसमें लिखना पड़ता है, 4-5 पेज भरने पड़ते हैं। एक अच्छे परीक्षण की विशेषताएं, यानी परीक्षण होता है परीक्षा, तो एक अच्छे परीक्षा की क्या विशेषताएं हो सकती है। वैधता, वैधता का मतलब है कि उसमें जो सिलेबस है वो वैध हो। जैसे कि आपका सीटेट का एग्जाम है तो उसमें एसएससी का सिलेबस नहीं होना चाहिए, यूपीएससी का सिलेबस नहीं होना चाहिए, एक सिलेबस की वैधता होनी चाहिए। जो सीटेट का सिलेबस है उसी के ही अकॉर्डिंग आपका क्वेश्चन आना चाहिए, क्वेश्चन जो पेपर है उसमें ओनली सीटेट के सिलेबस के अनुसार ही होना चाहिए, तब भी हम बोलेंगे कि वो परीक्षा वैध है। विश्वसनीय होना चाहिए कि कोई भी टीचर चेक करे मार्क्स आपके उतने ही हो, ऐसा नहीं कि एक टीचर ने चेक किया तो मार्क्स आपके 140 आ गए, दूसरे ने चेक किया तो 110 आ गई, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, सेम रिजल्ट होना चाहिए एनी टाइम। अब बात करते हैं वस्तुनिष्ठ की। अगर जो सिलेबस है, यानी फैक्ट, अगर एग्जाम में वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन आएंगे यानी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएंगे, तो आप उसमें शॉर्ट क्वेश्चन या फिर लॉन्ग क्वेश्चन नहीं डाल सकते। अब बात करते हैं मानकता की। एक स्टैंडर्ड होना चाहिए, व्यवहारिकता यानी प्रैक्टिकल नेचर, नेचर में भी प्रैक्टिकल होने चाहिए क्वेश्चन, ऐसे नहीं है एकदम बुक से रिलेटेड क्वेश्चन है, थोड़ी
हमारी डेली लाइफ से रिलेटेड भी क्वेश्चन होने चाहिए, ताकि हमें अपनी डेली लाइफ समझने का भी मौका मिले। हमें एकदम बुक से नहीं पढ़ना, हमें रटना नहीं है, हमें रटन विद्या नहीं करनी। तो आज के लिए इतना ही। आज का टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है, आज की क्लास भी यहीं पे ख़त्म होती है। आई होप आपको ये क्लास समझ में आई होंगी, और इस टॉपिक से रिगार्डिंग आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। मैं नेक्स्ट वीडियो ज़रूर बनाऊंगी आपके डाउट को लेकर। और आई होप आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। एंड नेक्स्ट जो वीडियो है, हमारा एक टॉपिक और रह जाता है एनसीएफ वाला 2005 वाला। उसके बाद हमारी जो हिंदी पेडागोजी की थ्योरी है वो ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि थ्योरी के बाद अगर हमने क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं की तो फिर तो कुछ होना ही नहीं, क्योंकि क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में। तो पहले थ्योरी पढ़ना भी इंपॉर्टेंट था, क्योंकि अगर हम थ्योरी पढ़ लेते हैं, हम उसको समझ लेते हैं, तो हमें क्वेश्चन करना बहुत ही ईजी हो जाएगा। क्योंकि पेडागोजी भी सिर्फ लैंग्वेज का खेल होता है। अगर आपने लैंग्वेज समझ ली तो आप क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हो। तो पहले इसलिए हमने थ्योरी किया है, ताकि आपको थ्योरी समझ में आ जाए और बाद में आप क्वेश्चन करो तो वो भी आपको क्लियर समझ में आए। तो नेक्स्ट वीडियो हम क्वेश्चन प्रैक्टिस ही करेंगे, जिसमें हम कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। और एक दिन हम पहले पूरे सब्जेक्ट पूरी जो टॉपिक है ना, ये जितने भी हमने टॉपिक कराए हैं, सभी टॉपिक को स्टार्टिंग से समझेंगे। यानी एक वीडियो में ऐसी बनाऊंगी जिसमें ऑल टॉपिक कवर हो जाए। क्योंकि अगर जिन्होंने ये डे 1 डे 2 से वीडियो नहीं देखी है, तो अगर वो उस वीडियो को देखे तो उसके सारे डाउट क्लियर हो जाए। तो एक वीडियो उस पर रहेगी जिसमें सारे टॉपिक क्लियर करेंगे, और बाकी के जो वीडियोस में हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे, जो बार बार आते हैं और जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।